जीतने का मज़ा तभी आता है जब सभी आपके हारने का इंतज़ार कर रहे हों। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल काबिल बना दो बेस CBB कलेम लर्निंग एंड शेयरिंग। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं कक्षा 12 जो कि तीसरा लेसन है कक्षा 12 का, जनसंख्या संगठन। आज हम लोग बात करने वाले हैं जनसंख्या संगठन का, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। अगर बात करें जनसंख्या संगठन तो कहते किसे हैं, पहले यही शुरुआत करते हैं, कहते किसे हैं। जनसंख्या संगठन अर्थात देखा जाए इसमें लिंग, आयु, निवास स्थान, व्यवसाय, शिक्षा, जीवन प्रत्याशा आदि के आधार पर बांटा हुआ या अलग किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, उसे जनसंख्या संगठन कहा जाता है। संगठन यूँ कह सकते हैं कि इसको अलग अलग बांटा गया है, ठीक है। यानी जनसंख्या को कैसे बांटा गया है, आयु के आधार पर, लिंग के आधार पर, निवास स्थान के आधार पर, व्यवसाय, शिक्षा, जीवन प्रत्याशा के आधार पर। तो बात करते हैं, अब यहाँ पे बात करते हैं लिंग यानी जेंडर के आधार पे। तो सबसे पहला जो सवाल काफ़ी इम्पोर्टेंट है वो यही सवाल आता है कि लिंगानुपात क्या होता है। लिंगानुपात अगर बात करें तो स्त्रियों और पुरुषों का अनुपात होता है लिंगानुपात, ठीक है। लेकिन इसकी परिभाषा अगर हम लिखना चाहते हैं तो इसकी परिभाषा देखेंगे कि प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को क्या कहते हैं, जेंडर रेशियो कहते हैं। यानी यूँ कह सकते हैं हम लोग कि लिंगानुपात कहते हैं। लिंगानुपात निकालने का एक छोटा सा सूत्र यहाँ पे, लिंगानुपात बराबर होता है स्त्रियों की संख्या बटे पुरुषों की संख्या गुणे 1000। लिंगानुपात अगर निकाला जाता है, उसको ज्ञात किया जाता है तो स्त्रियों की संख्या में पुरुषों की संख्या से भाग दिया जाता है और गुणे 1000 करके जो है लिंगानुपात निकाला जाता है। बात करें छोटा सा बेसिक पॉइंट की, तो विश्व में उच्चतम लिंगानुपात जो है वो लाटविया में पाया जाता है। लाटविया एक देश का नाम है दोस्तों, तो लाटविया में पाया जाता है। यानी यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि विश्व में उच्चतम लिंगानुपात कहाँ पाया जाता है, तो लाटविया में पाया जाता है, जहाँ पे 100 स्त्रियाँ हैं, ठीक है, जहाँ प्रति 100 स्त्रियों पे 85 पुरुष हैं, ठीक है। यानी 100 फीमेल हैं तो 85 मेल हैं, ठीक है। पहला पॉइंट या पहला इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि विश्व में उच्चतम लिंगानुपात किस देश में पाया जाता है, तो वो है आपका लाटविया। दूसरा पॉइंट है विश्व में न्यूनतम अगर बात करें तो न्यूनतम संयुक्त अरब अमीरात है, ठीक है। ये भी देश है दोस्तों, संयुक्त अरब अमीरात, जहाँ पे 100 स्त्रियाँ हैं तो वहाँ पुरुष 311 हैं समथिंग, ठीक है। यानी 100 स्त्रियाँ हैं वहाँ पे तो 311 जो है पुरुष हैं। ये न्यूनतम लिंगानुपात संयुक्त अरब अमीरात में, ठीक है। ये तो इस तरह से ये पॉइंट कवर हो चुका। अगले पॉइंट पे हम लोग बात करें तो अगला पॉइंट हमारा ये रहेगा, अगला पॉइंट है कि विश्व में उच्चतम लिंगानुपात कहाँ पाया जाता है, तो लाटविया में। इसको हम लोग कवर किए हैं, ये भी कवर कर चुके हैं। अब बात करते हैं अगर भारत में, तो भारत में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात उच्चतम अगर देखा जाए तो वो है आपका केरल में। सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, केरल में। सबसे कम लिंगानुपात, न्यूनतम लिंगानुपात कहाँ पे है, तब आंसर होगा कि ये हरियाणा में है, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन के सामने आ सकता है कि भारत में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात कहाँ पाया जाता है, केरल में, सबसे कम हरियाणा में, ठीक है। ये पॉइंट आपका जो है इसमें हो जाएगा। अगला पॉइंट हम लोग बात करें कि जो काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जनसंख्या में आयु संरचना क्या होती है। आयु संरचना क्या होती है, इसको हमने कोशिश करें तो आयु संरचना पहले समझते हैं। आयु संरचना क्या होता है, इसमें होता है कि विभिन्न आयु वर्ग के व्यक्तियों की संख्या को प्रकट करती है आयु संरचना, ठीक है। यानी जितने व्यक्तियों की आयु वर्ग होती है उसमें उसकी संख्या को प्रकट करता है आयु संरचना। जैसे इसमें बात करें तो 15 से 59 वर्ग की आयु जनसंख्या जो है वो कार्यशील जनसंख्या में आती है, ठीक है। ये पॉइंट काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। क्वेश्चन में पूछ सकता है कि कौन सी या किस आयु वर्ग की जनसंख्या कार्यशील जनसंख्या कहलाती है, तब आंसर होगा
कि 15 से 59 आयु वर्ग की जनसंख्या कार्यशील जनसंख्या कहलाती है। 60 वर्ष से अधिक आयु वाली जनसंख्या वृद्ध जनसंख्या कहलाती है। यहाँ पे ये पॉइंट आपका ये बन जाएगा। 2 पॉइंट यहाँ पे 2 प्रश्न बन सकते हैं यहाँ पे। पहला ये कि 15 से या फिर कार्यशील जनसंख्या किसे कहते हैं, ठीक है। तो 15 से 59 वर्ष आयु वर्ग के लोग जो होते हैं वो क्या होते हैं, कार्यशील जनसंख्या कहलाते हैं। 60 वर्ष से अधिक लोग वृद्ध जनसंख्या कहलाते हैं, ठीक है। ये पॉइंट कवर हो चुका दोस्तों। अगला पॉइंट पे हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। अगला टॉपिक हमारा है जनसंख्या पिरामिड। जनसंख्या पिरामिड या आयुलिंग पिरामिड। जनसंख्या पिरामिड, इसको पिरामिड क्यों कहा गया, आयुलिंग के आधार पर इसको बांटा गया, तो इसे पिरामिड क्यों कहा गया, इसको समझने की कोशिश करते हैं। अगर इसकी अर्थ की बात करें तो एक रेखा चित्र द्वारा, ठीक है, एक रेखा चित्र द्वारा जनसंख्या की आयु संरचना का अध्ययन किया जाता है इस आयुलिंग पिरामिड में, इस जनसंख्या पिरामिड में। इसकी आकृति पिरामिड की तरह दिखती है, पिरामिड की तरह मिलती जुलती, इसीलिए पिरामिड कहा जाता है। तो अभी हम लोग जब एग्जाम्पल देखेंगे तो पिरामिड की तरह या पिरामिड से मिलती जुलती इसकी आकृति दिखती है, इसीलिए हम लोग इसको कवर करने यहाँ पे इसको पिरामिड कहा जाता है। अगला हमारा जो टॉपिक रहेगा इसी पार्ट का है कि जनसंख्या पिरामिड कैसे उसको बांटा गया है आधार पर। तो पहला पॉइंट हमारा है विस्तारित होती जनसंख्या पिरामिड। विस्तारित होती जनसंख्या पिरामिड, अगर इसकी बात करें तो इसमें लिखा हुआ है, पहला पॉइंट है कि कैसे विस्तारित होती जनसंख्या पिरामिड, कैसे इसको कहेंगे। पहला पॉइंट इसमें ये हो जाएगा कि इसमें हो जाएगा कि उच्च दर के कारण निम्न आयु वर्ग मिलता है। पॉइंट ये है कि इसमें उच्च जन्म दर होता है। पहले लेसन में हम लोगों ने यही पढ़ा था, ठीक है, कि जो है जनसंख्या जो है जनांगीय संक्रमण सिद्धांत के बारे में 3 अवस्थाएं, प्रथम अवस्थाएं, द्वितीय अवस्थाएं, तीसरी अवस्थाएं जो थी, उसमें तीसरी अवस्थाएं थी। तो इसमें क्या होता है कि जन्म दर जो होती है वो उच्च होती है, ठीक है, जिसके कारण निम्न आयु वर्ग के लोग ज़्यादातर होते हैं। जैसे एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं, एक जो डायग्राम बना रखा है मैंने उसके माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि जब जन्म दर उच्च होगा तो जाहिर सी बात है जो कम आयु वर्ग के, निम्न आयु वर्ग के लोग होंगे वो अधिक होंगे। यहाँ पे देख सकते हैं आप, अधिक है, ठीक है। जैसे जैसे आप उम्र, यहाँ पे आयु वर्ग लिखा हुआ है, यहाँ पे आयु वर्ग लिखा हुआ है, जैसे जैसे एज बढ़ रही है वैसे वैसे जनसंख्या की जो पिरामिड है वो देख रहे हैं कम होती चली जा रही है, ठीक है। तो यानी जो जन्म दर ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है निम्न आयु वर्ग के लोग ज़्यादातर रहेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, 6 से 11 आयु वर्ग के लोग जो है यहाँ पे ज़्यादातर लोग हैं, 0 से 5 यहाँ पे ज़्यादातर लोग हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये नाइजीरिया का एक छोटा सा एग्जाम्पल है, नाइजीरिया देश का, ठीक है, जिसमें जो है ये आपका पॉइंट है, इसमें एक तरफ मेल दिखाया गया है, एक तरफ फीमेल दिखाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे जनसंख्या जो है वो जब ज़्यादा जन्म दर होगी तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि निम्न आयु वर्ग के लोग ज़्यादातर होंगे, ठीक है। ये पॉइंट कवर हो चुका होगा। अगला पॉइंट हम लोग बात करते हैं कि जो कि दूसरा पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है दोस्तों, अगर पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे दूसरा पॉइंट है कि स्थिर जनसंख्या का पिरामिड। स्थिर जनसंख्या का पिरामिड क्या तात्पर्य है, ये जनसंख्या विकसित देशों में होती है। जो पहला वाला मैंने आपको बताया था, यानी ये वाला, ये अल्प विकसित देशों में होता है, ठीक है। कहाँ पे होता है, तो ये अल्प विकसित देशों में होता है, यानी नाइजीरिया क्या है, एक अल्प विकसित देश है। अब बात करते हैं विकसित देश की। तो अगर बात करें विकसित देश की तो इसमें क्या होती है कि जन्म दर और मृत्यु दर दोनों क्या होती है, समान होती है। दोनों क्या होती है, समान होती है। जैसे हम लोगों ने जनांगीय संक्रमण सिद्धांत में पढ़ा था, प्रथम अवस्था में जन्म दर उच्च दर क्या होती है, जन्म दर और मृत्यु दर उच्च होती है, बराबर होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जन्म दर और निम्न दर क्या है, समान है। पॉइंट को ऐसे समझते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से, यहाँ पे देख सकते हैं कि इधर मेल है, इधर फीमेल है। 0 से 10 नॉर्मल में है, 10 से 20 नॉर्मल में है, ठीक है। 30 से 40 यहाँ पे जनसंख्या जो है वो ज़्यादातर पाई जाती है, 30 से 40 वर्ष के लोग।
तो जन्म दर भी ठीक ठाक है और मृत्यु दर भी यहाँ पे मतलब कि जन्म दर मृत्यु दर क्या होती है, ठीक है। इसलिए जो है जननांगीय संक्रमण सिद्धांत में यही बात कही गई थी। तो यहाँ पे ये जो पिरामिड है, ठीक है, वो लगभग समान है, बराबर है, क्योंकि यहाँ जन्म दर और मृत्यु दर क्या है, बराबर है, ठीक है। तो आयु वर्ग के लोग भी बराबर यहाँ पे आपको मिलते जो है मेल फीमेल में दोनों बराबर लगभग यहाँ पे दिखेंगे, ठीक है। अगला पॉइंट हमारा है ह्रासमान जनसंख्या पिरामिड। ह्रासमान जनसंख्या पिरामिड में ये भी विकसित देशों में ही देखने को मिलती है। इसमें क्या होती है, जन्म दर और मृत्यु दर निम्न होती है। पहले में क्या था, पहले में समान थे, इसमें क्या होता है कि निम्न होती है, जिसमें जनसंख्या वृद्धि शून्य होती है या माइनस भी हो सकती है, मतलब ऋणात्मक भी हो सकती है। तो यहाँ पे पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं कि जन्म दर और मृत्यु दर क्या होती है, निम्न होती है। तो यहाँ पे जनसंख्या लगभग ये इस तरह से बन रही है पिरामिड, ठीक है। आप देख सकते हैं कि जनसंख्या यहाँ पे पहले कम है, फिर बढ़ी, फिर कम हुआ, फिर कम हुआ, फिर ज़्यादा हुआ, फिर कम हुआ, ज़्यादा हुआ, ऐसे या जो है मेल और फीमेल का जनसंख्या पिरामिड बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे जनसंख्या जो पिरामिड है जापान का दिखाया गया है, तो आप इसको समझ सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो ये पॉइंट आपका कवर हो चुका दोस्तों। अगले टॉपिक पे आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।